हेलो गाइस, दिस इज़ करण अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका टीचर। कैसे हैं सब? हाउ आर यू ऑल? मज़े में? बढ़िया। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू कोर्स विच इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हम कहते हैं उसको सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखो, अभी आप सबके 12th के एग्जाम्स खत्म हुए होंगे, तो आप लोग बहुत खुश नसीब हो जो आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो। सब लोग नहीं करते। देखो दोस्तों, सब लोग सीए, सीपीटी या सीए जैसे कोर्स में घुसने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो अगर आप लोग घुसे हो उस लाइन में, तो आप लोग बहुत खुशनसीब हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। इसका मतलब ये है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप लोग पढ़ाई से नहीं डरते। अभी सबके आपके 12th के एग्जाम्स खत्म हुए होंगे, तो अभी थोड़ा आप रिलैक्स कर रहे होगे। कुछ लोग अब जून में पेपर देंगे, कुछ लोग आगे अब दिसंबर में एग्जाम देंगे। तो देखो, इसमें 3 लेवल होते हैं। पहले मैं अपना कोर्स सीए सीपीटी स्टार्ट करने से पहले, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा अभी, उससे मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि सीए होता क्या है। दोस्तों, सीए में हमारे पास 3 कोर्स होते हैं, 3 लेवल होते हैं। एक सीपीटी, एक आईपीसीसी और एक सीए फाइनल। सीपीटी में आपको 4 पेपर देने होते हैं, ठीक है? 4 पेपर, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। लिख देता हूँ यहाँ पे साथ साथ। सबसे पहले तो हम सीपीटी, हमारा कोर्स है ये सीपीटी, ठीक है? कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है? एक लेवल होगा हमारा सीपीटी सीए में, एक हमारा होगा आईपीसीसी, एक हमारा होगा आईपीसीसी। इसे बोलते हैं हम सीए आईपीसीसी। ये वाला था हमारा सीए सीपीटी, ठीक है? एक हमारा लेवल होगा सीए फाइनल, ठीक है दोस्तों? आप लोग ऑन एन एवरेज लेके चलो, ये जो कोर्स है आपका ऑन एन एवरेज 4.5 ईयर्स का होगा, अगर आप क्लियर कर जाते सारे एग्जाम्स एक बारी में। और क्लियर करना देखो दोस्तों बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, सीए लोगों ने क्या बनाया, हुआ कुछ नहीं है सीए, बस इसमें इसका कोर्स जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा वाइड है, ठीक है ना? कोर्स जो इसका थोड़ा बहुत वास्ट है, कोर्स बहुत ज़्यादा कोर्स है, और कुछ नहीं है बस सीए। तो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उस वास्ट कोर्स को कैसे समराइज करके पढ़ना है, दैट इज़ ऑल अबाउट सीए, ठीक है? तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग तो बहुत ब्रेव हो जो आपने इस कोर्स को चुना है। तो एक सीए फाइनल होता है, लास्ट लेवल हमारा, सीए सीपीटी फर्स्ट लेवल, सीए आईपीसीसी हमारा इंटरमीडिएट लेवल भी इसको कहा जाता था पहले, बट अब इसको सीए आईपीसीसी बोला जाता है। सीए सीपीटी जो है हमारा, जो हमारा सीए सीपीटी है, इसमें हमारे 4 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है? ये अभी मैं आपको उसका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा स्टार्ट करने से पहले। हमारा अकाउंटिंग जो हमारा आईपीसीसी है, इसमें आपके कितने 7 पेपर्स होते हैं, जिसको 2 ग्रुप में बांटा हुआ है। एक फर्स्ट ग्रुप है और एक आपका एक सेकंड ग्रुप है। इसमें 4 पेपर्स होते हैं और इसमें 3 पेपर्स होते हैं एज पर करंट सिनारियो। अगर आईसीआई को चेंज कर दे, आईसीआई हमारा कौन है? मंदिर हमारा, हम लोगों का मंदिर कौन? आईसीआई। सीए वाले बच्चों का मंदिर कौन सा होता है? आईसीआई। हम जहाँ माथा टेकते हैं, जय हो किसको बोलेंगे हम? आईपीसीसी, सीपीटी, सीए फाइनल, कौन है हमारा मंदिर? हमारा मंदिर है आईसीआई, आईसीएआई। आई होप आप सबको इसकी फुल फॉर्म तो पता होगी इस मंदिर की, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है। सीबीए सीपीटी 4 पेपर, आईपीसीसी में हमारे 7 पेपर्स होते हैं, और सीए फाइनल। इसके बाद आता है सीए फाइनल। इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। इसमें 4 एग्जाम्स होंगे और इसमें भी 4 एग्जाम्स होंगे, ठीक है जी? ये हमने 4 4 8 8 और 7 15 4 19 पेपर क्लियर कर लिए, हम सीए बन गए। बताओ, बस 19 पेपर हमने दोस्तों क्लियर कर लिए, तो हम सीए बन जाएंगे, हम आईसीआई के मेंबर बन जाएंगे। हम इस दुनिया के टफेस्ट कोर्सों में से जो एक कोर्स है, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड, हम उसके चैंपियन बन जाएंगे मेरे दोस्त। सोचो कितना अच्छा लगता है। मैं एंटर कर रहा हूँ 4 साल बाद में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिग्री मेरे हाथ में, जॉब मेरे हाथ में अच्छी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा लग रहा है सोच के? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ये 4 पेपर, ये 3 लेवल हो गए हमारे।
ऑन एन एवरेज 4.5 ईयर्स का कोर्स होगा हमारा, अगर आप एक एक बारी में सारे पेपर्स क्लियर कर जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग सब एक एक बारी में क्लियर कर सकते हैं अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ें तो। ठीक है, देखो पढ़ता हर कोई है, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत गधा भी करता है, बट मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन में, मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन में, स्टडी करनी है राइट डायरेक्शन में। हार्डवर्क के साथ साथ हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, हमें अपना दिमाग भी लगाना है। हार्डवर्क के साथ साथ हमें अपना स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर हम ये दोनों चीज़ों का मेल हो जाएगा, जिस दिन ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी मेरे दोस्त, हम लोग सीए बन सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है, सो डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हार्डवर्क है और कुछ नहीं है सीए में। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत किस्मत भी है, झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ी बहुत किस्मत भी है इस कोर्स में, बट आपका हार्डवर्क आपको सक्सेस जरूर दिलवाएगा। सो डोंट यू वरी, बस जस्ट फोकस ऑन योर, क्या बोलते हैं, फोकस ऑन योर कोर्स, फोकस ऑन योर सीए डिग्री। ठीक है, ऑन एन एवरेज 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है। अगर हम, मैंने बोला आपको, अगर हम एक एक बारी में क्लियर कर जाते हैं, इसमें हमारी अराउंड 2.5 साल की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। 2.5 साल की हमें ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग बोले तो आर्टिकलशिप, हमारी सीए में आर्टिकलशिप होती है, जो आपको कब करनी होती है, जब आप सीपीटी क्लियर कर लोगे, आप आईपीसीसी में एंटर होगे। आईपीसीसी का जब आप फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लोगे ना मेरे दोस्त, तब आपको इस 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग के लिए एनरोल होना पड़ता है, आपको ये करनी पड़ती है ट्रेनिंग। कब, आईपीसीसी के फर्स्ट ग्रुप। आफ्टर आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग ऑफ 2.5 ईयर्स। किसी भी सीए के अंडर आपको करनी होती है ट्रेनिंग। ठीक है, और मेरा मानना यह पर्सनली कि आपको ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, ट्रेनिंग आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। देखो बुकिश नॉलेज तो हम पढ़ के ले लेंगे, बट जो प्रैक्टिकली होता है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर बुकिश नॉलेज। सो अगर आपको देखना है कि मार्केट में कैसे कैसे काम होता है, भाई रिटर्न कैसे बनती है, ऑडिट कैसे होते हैं, ठीक है, और इनकम टैक्स में कैसे काम होता है, आपको देखना तो आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। और 2.5 साल की ट्रेनिंग है, कुछ नहीं है, बस आईपीसीसी क्लियर करेंगे, उसके बाद ऐश है। पहले 1-1.5 साल तो ऐश है, उसके बाद 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेकंड ग्रुप भी हमारा क्लियर हो जाता है उतने टाइम में, आईपीसीसी सेकंड ग्रुप। फिर आप क्या करते हो, आप बन जाते हो सीए फाइनल के स्टूडेंट। एक लेवल दूर बस सीए डिग्री से, सीए फाइनल के हम लोग क्या बन गए, स्टूडेंट बन गए दोस्तों। ट्रेनिंग करते करते आप आराम से अपना ऐश करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, काम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पहले 1-1.5 साल तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप अपने सीए फाइनल के जो आपके 8 पेपर हैं, आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विद योर आर्टिकलशिप आप कोचिंग्स वगैरह लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं, खुद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद पढ़ते हैं, या जनरली लोग कहते हैं चलो हम पहले खुद पढ़ेंगे। आप लोग खुद पढ़ेंगे, कोचिंग्स लेंगे, साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे, साथ साथ करेंगे, तो पहले 1-1.5 साल तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ा फोकस होना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को लेकर। ऑब्वियसली अगर हमें फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर करने हैं तो हमें कम से कम, अगर मैं, अच्छा एक चीज़ और, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ग्रुप्स जो है एक साथ देने हैं, बोथ ग्रुप्स। अगर कोई बोथ ग्रुप देना चाह रहा है, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा। जैसे 2 ग्रुप होते हैं आईपीसीसी में भी और सीए फाइनल में भी। ठीक है, ये 2 ग्रुप होते हैं ना, एक इसमें एक इसमें, एक इसमें एक इसमें। ये फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट और ये सेकंड है। ठीक है, अब मेरी मर्जी है, या तो मैं बीच में और लगा लूँ, पहले मैं फर्स्ट दूँ या मैं पहले सेकंड दूँ, या मैं क्या लगा लूँ, एंड। मैं दोनों साथ भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मी, टोटली डिपेंड्स अपॉन मी। मैं दोनों ग्रुप साथ देना चाहता हूँ या मैं एक एक करके ग्रुप देना चाहता हूँ, दोनों के, सीए फाइनल के भी। या मैं ये वाला दे दूँ, ठीक है, या मैं ये वाला पहले दे दूँ। मैं दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहता हूँ या मैं एक एक करके देना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है मेरे दोस्त। चाहे मैं पहले सेकंड दे दूँ फिर फर्स्ट दूँ, या पहले मैं फर्स्ट दे दूँ फिर सेकंड दूँ, या मैं दोनों एक साथ दूँ, तो मेरी मर्जी है, टोटली डिपेंड्स अपॉन मी। बट मेक श्योर कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स चाहिए घर पे बैठ के तसल्ली से पढ़ने के लिए। आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स चाहिए फॉर ये दिस, या तो ये 7 पेपर्स के लिए, ये 8 पेपर्स के लिए। आपको कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए तसल्ली से, जिसमें आप रेगुलर 12 से 13 घंटे, 12 से 13, अरे सर 12 से 13 घंटे कौन पढ़ता सर, अब तो पागल वाली बातें कर रहे सर। हाँ मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। 12 से 13 घंटे अगर आपको 1 शॉट में क्लियर करनी है सीए, तो कोई वो है नहीं है, आपको फाइनल में आते आते तक आदत पड़ जाएगी 12-13 घंटे की। ठीक है ना, अब लग रहा है कि सर इतना कौन पढ़ता है, 12-13 घंटे कौन पढ़ता है। मेरे दोस्त, जब तक आप फाइनल में पहुंचोगे या जब तक आप आईपीसीसी में पहुंचोगे ना, आपको आदत पड़ जाएगी। आईपीसीसी में ही आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपके एग्जाम टाइम से पहले,
बिफोर योर एग्जाम्स एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, तो आपको आदत पड़ जाएगी। सो उसके लिए आप डोंट यू वरी कि सर कैसे पढ़ेंगे ये वो, तो उसकी टेंशन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें हैबिट हो जाती है सीए स्टूडेंट्स को कि हमें इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो जो मेरा था ये फोकस था कि चाहे हम दोनों ग्रुप एक साथ दें, चाहे हम एक एक करके दें, तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 मंथ्स चाहिए अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, देखो सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटी का पता होता है। मुझे पता है मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मुझे पता है कि मैं डेली इतना पढ़ सकता हूँ, मेरा इतना आउटपुट आएगा। अब मैं देखो 12-13 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो जरूरी तो नहीं है ना मैं 12-13 घंटे का ही आउटपुट आएगा। ऑब्वियसली कम आएगा, बीच में ब्रेक लूंगा, थोड़े गाने वाने सुनूंगा, दोस्तों से बात करूंगा। फोन के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते फोन के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है। अब फोन तो आज की डेट में नेसेसिटी बन चुका है, ठीक है ना। तो थोड़ी बातें होंगी, थोड़ी टीवी होगा, ठीक है, और बीच में ब्रेक लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं 13 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरा आउटपुट भी 13 आवर्स आए, तो ऑब्वियसली मेरा आउटपुट 8, 9, 10 आवर्स आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट ग्रुप दे सकते हैं, सेकंड ग्रुप दे सकते हैं, सेकंड पहले फर्स्ट बाद में, सेकंड पहले फर्स्ट बाद में, फर्स्ट पहले सेकंड बाद में, दोनों में, फाइनल में भी और आईपीसीसी में कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ बट आर्टिकल जब आप तब स्टार्ट कर सकते हो जब आपका सीए आईपीसीसी का फर्स्ट वाला ग्रुप क्लियर है, ठीक है ना। आर्टिकल शिप आप तब स्टार्ट करते हो जब आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाएगा, आप आर्टिकल शिप स्टार्ट कर सकते हो, साथ साथ आप सेकंड ग्रुप भी दे सकते हो। बट आई सजेस्ट कि अगर आप दोनों ग्रुप होने के बाद आर्टिकल शिप शुरू करोगे तो डेट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। क्योंकि बाद में भी टेंशन नहीं रह जाती ना। अब पता है कि भाई 2.5 साल बाद आईपीसीसी क्लियर हो गया, अब 2.5 साल के बाद हमें देना है। अच्छा एक चीज़ और कि अब जैसे मैंने सीपीटी क्लियर किया, सीपीटी क्लियर करने के 9 मंथ्स के बाद जो मेरा आईपीसीसी का होता है वो एग्जाम मेरे उसके लिए मेरे एनरोलमेंट होती है। सीपीटी क्लियर करने के जैसे जून में मैंने पेपर दिया, उसके 9 मंथ्स के बाद, जैसे मतलब जून में पेपर दिया, 9 मंथ्स के बाद जुलाई तक आएगा आपका रिजल्ट वगैरह। तो आपको 9 मंथ्स के बाद वाले मतलब आपको नेक्स्ट मई में आपको फिर आईपीसी देना पड़ेगा, ठीक है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स के बाद, मतलब सॉरी अगस्त से काउंट करेंगे तो अप्रैल, आपके मई में पेपर होते हैं, तो आपको 9 मंथ्स के बाद आईपीसीसी देना पड़ेगा। कब है ये? सीपीटी क्लियर करने के 9 मंथ्स के बाद, ठीक है। उसके बाद क्लियर कर लिया दोनों ग्रुप आराम से, टेंशन नहीं, 2.5 साल ट्रेनिंग करेंगे, 1-1.5 साल पहले तो घूमेंगे, उसके बाद कोचिंग लगाएंगे, साथ साथ पढ़ाई करेंगे, साथ साथ अपना आराम से आर्टिकल करेंगे दोस्तों के साथ। उसके बाद सीरियसली हम पढ़ाई शुरू करेंगे सीए फाइनल की, ठीक है। अगर हमें 1 शॉट में सीए क्लियर करनी है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे तसल्ली से, तरीके से 12-13 घंटे पढ़ो आराम से, कोई टेंशन नहीं, विद ब्रेक्स वगैरह सब लोग 8-9 घंटे का आउटपुट आ रहा है, 9 घंटे का 10 घंटे का आउटपुट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिपेंड करता है स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे। अगर मुझे लगता है मेरे को 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 15 घंटे पढ़ के अगर मैं 10 घंटे निकाल रहा हूँ आउटपुट, तो मैं 15 घंटे पढ़ूंगा। अच्छा कई होते हैं कहते हैं जी सर हम इफेक्टिवली 8 घंटे पढ़ेंगे, सब फोन वगैरह बंद कर देंगे, कुछ हमें किसी से लेना देना नहीं है, कमरे में अपने रूम में बंद करके बैठेंगे और 8-9 घंटे ऐसे पढ़ेंगे कि जो कोई नहीं पढ़ सकता 15 घंटे में भी। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं ना ऐसे कि सर हम तो इफेक्टिवली इतना पढ़ते हैं, हम तो इतना ही पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं और जब घूमते हैं तो घूमते हैं। तो ये इट्स योर विश, तो वो आपकी विश है, ठीक है। इसके लिए सीपीटी के लिए आपने एनरोल करा लिया होगा, फिर आईपीसीसी के लिए आप लोग एनरोल कराओगे, फाइनल के लिए भी एनरोलमेंट होती रहती है, आर्टिकलशिप के लिए भी। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आर्टिकलशिप जरूर करना, ठीक है। डमी मत लेना, डमी एज इन कि भाई किसी भी सीए के अंडर रजिस्टर करा लिया, इंस्टीट्यूट में जाके आपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करा दी कि मैं सीए के अंदर आर्टिकलशिप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट आप एक्चुअली में जा नहीं रहे वहाँ पे, आप घर पे बैठ के आराम से ऐश कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, नहीं ऐसा मत करना। आर्टिकलशिप जरूर करना, ठीक है। ये आपके सीए के कोर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है कि जिससे आपको क्या मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि कैसे कैसे काम होता है मार्केट में। तो जरूर करना आर्टिकलशिप, ठीक है। कुछ नहीं है यार, बस लोगों ने हुआ बनाया हुआ है, कुछ नहीं है। सीए तरीके से पढ़ो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ो, कोर्स थोड़ा वास्ट है, ठीक है। एनालाइज करके पढ़ो, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। प्लस रिवीजन साथ साथ होनी चाहिए, रिवीजन मस्ट है, ठीक है ना। रिवीजन अगर आप साथ साथ कर रहे हो तब कोई इशू नहीं है, तब तो पता है यार देखो हम लोग तो क्या इंसान है, हम पढ़ रहे हैं, मैं आज पढ़ रहा हूँ कोई चीज़, हफ्ते बाद मैं वो भूल जाऊंगा। अगर मैं उसको वीकली अगर मैं रिवाइज करता रहूँगा तो मैं उसको भूलूंगा नहीं, बट अगर मैं उसको वीक के बाद पढ़ूंगा, वीक के बाद नहीं पढ़ता, ठीक है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ऑब्वियसली 20 दिन बाद भूल जाऊंगा, वो मेरी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, अतः माजी सटकली यहाँ पीछे वाली में चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ मत करना, जो पढ़ रहे हो साथ के साथ पढ़ो, ठीक है, रिवीजन करते रहो तो कोई इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम अपने सीपीटी की, ठीक है, सीपीटी की बात करते हैं हम।
4 सब्जेक्ट है हमारे पास। कौन कौन से हैं? एक है हमारा अकाउंट्स, एक है लॉ, एक है इकोनॉमिक्स, एक है मैथ्स। इसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पे? इस CACPT में क्या बोलते हैं इसको? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है जी। एक हमारा अकाउंट्स है, लॉ, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ्स। ठीक है। इसकी वेटेज कितनी है मेरे भाई और भाइयों की बहनों? भाइयों और भाइयों की बहनों, इसकी वेटेज कितनी है? 60 मार्क्स मेरे दोस्त, 60 मार्क्स की अकाउंट्स है। इसकी कितनी है? 40 मार्क्स आपके लॉ के हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स एंड ऑब्वियसली ये भी 50 मार्क्स ही है। ठीक है। अकाउंट्स और लॉ हमारा फर्स्ट सेशन होगा एग्जाम में भी। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स आपका सेकंड सेशन होगा एग्जाम का। ठीक है। एक सेक्शन होगा आपका 1, एक सेक्शन होगा आपका 2। ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारा? एक तो अकाउंट्स आ जाएगा जिसको हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं फर्स्ट में। एक हमारा आएगा लॉ। ठीक है। इसमें आएगा इकोनॉमिक्स और एक आएगा हमारा मैथ्स, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। एक सेक्शन ये होगा एग्जाम में, एक सेक्शन ये होगा एग्जाम में। ठीक है। पहले हम ये वाला सेक्शन मतलब अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 अकाउंट्स, 40 लॉ, 50-50 ये। अब देखो कुछ पोर्शन ऐसे होंगे अकाउंट्स के जो हमने 12th में करे होंगे। ठीक है। कुछ ऐसे होंगे इकोनॉमिक्स में जो हमने 12th में करे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं कराऊंगा, ये नहीं बोलने वाला कराऊंगा मैं सारा अकाउंट्स में। ठीक है ना। मैं आपको ऐसे लेके चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, मुझे कोई मतलब नहीं आपने 11th में क्या पढ़ा है, 12th में कैसे पढ़ा है। मैं आपको ऐसे लेके चलूंगा, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। प्लस हम रिवीजन साथ के साथ करेंगे। ठीक है। रिवीजन मतलब जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा उसको मैं पहले आपको आके थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा हमारी क्लास से पहले, सो दैट आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, आपकी मेमोरी में वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, सो दैट आप लोग आगे की क्लास को ईजिली कंटिन्यू कर सको। ठीक है। हाईली वेटेज वाला हमारा ये है 60 मार्क्स अकाउंट्स, 40 लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स है। जो भी हम पढ़ेंगे आई विश क्या, आई रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसको क्या इजीली घर पे जाके रिवाइज करें। 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के उसको आप उसको रिवाइज करें, बट रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है। चलिए, अकाउंट्स हमारा क्या नाम है उसका? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा सीए का जो स्ट्रक्चर है, एक आपने दिमाग में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ गया होगा कि क्या क्या होता है। अच्छा, एक मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इससे पहले कि मैं कुछ करूँ स्टार्ट। एक सेकेंड। हाँ, ICAI जो है हमारा, उसका एड्रेस देता हूँ, दिल्ली में कहाँ है, क्योंकि मुझे दिल्ली का पता, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो कई बच्चे होते हैं ना जिनको नहीं पता होता, वो फिर पूछते हैं यार ये बता दो कहाँ है। देखो, एक तो ITO में इसकी बिल्डिंग है। ठीक है। बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, आपको ऑब्वियसली पता भी होगा, बट मुझे लगता है कईयों को नहीं पता होता तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। एक आपका ITO में ऑफिस है इसका, प्रगति विधान मेट्रो स्टेशन या ITO मेट्रो स्टेशन उतर के आपको इजीली मिल जाएगा। एक ऑफिस है इनका करकाडूमा के पास, करकाडूमा कोर्ट है उसके पास में इनका ऑफिस है। करकाडूमा कोर्ट है शाहदरा में, शाहदरा। एक ऑफिस इनका यहाँ पे भी है, मतलब ये हमारा मेन ऑफिस है। जो असली मंदिर है जहाँ पे हमें जाके माथा टेकना है वो ये वाला है, शाहदरा वाला। डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं सबमिट होते हैं मेनली। बुक्स वगैरह जो आपको मटेरियल मिलेगा CPT का, जो अगर आपने एनरोल करा लिया होगा तो आप गए भी यहीं पे ही होगे। अगर आपने एनरोलमेंट कराया CPT का अभी तक, तो आपने शाहदरा में ही आपने एनरोल कराया होगा, वहीं से आपको क्या मिले होंगे, बुक्स वगैरह मिली होंगी। ठीक है। सो हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है।
आई होप आपके दिमाग में अब स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग, ठीक है, भगवान का नाम लेके। पहले मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है हमारा। इसके अंदर हमारे चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे, ऑब्वियसली बताना पड़ेगा ना, तभी तो हमें इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। सिक्सटी मार्क्स का होगा हमारा जो ये। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होगा एक, थियोरी पार्ट, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया बेसिकली, कुछ ज़्यादा है नहीं। एक हमारा इंट्रोडक्शन, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबके दिमाग में भी एक आइडिया मिल गया होगा, एक फ्रेमवर्क आ गया होगा कि क्या हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। और तो मैंने आपको आईपीसीसी और फाइनल के सब्जेक्ट नाम नहीं बताया, वो तो जब आप आईपीसीसी में आएंगे तो आप पढ़ लेंगे, इतना भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया कोर्स का, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे, बहुत है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है हमारा, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे देखते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। सेकंड है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस होगा हमारा, अगेन थ्योरी। थर्ड होगा हमारा बीआरएस, आपने पढ़ा होगा 11th में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हमारा है थर्ड चैप्टर। फोर्थ देखते हैं, एक हमारा आता है इसमें इन्वेंट्रीज, ठीक है। 5 डेप्रिसिएशन होगा एक हमारे पास, डेप्रिसिएशन होगा एक हमारे पास 11th में जो हमने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के नाम से, WDV/SLM जो हमने पढ़ा होगा। एक है हमारा प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर्स के हमने ये पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 7, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। हंसते हंसते पढ़ो यार, टेंशन नहीं लेनी, हंसते हंसते पढ़ो। अभी भी तो आपने 12th के पेपर दिए हैं, अभी तो आप घर से बाहर निकले हो, टेंशन नहीं लेनी, हंसते हंसते पढ़ेंगे, एकदम मस्त मस्त तरीके से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घूमो फिरो और सीपीटी का पेपर दो, ठीक है ना, बहुत इजी है अगर तरीके से पढ़ो। वैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते चलो, बड़े आराम से आप सीपीटी क्लियर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अकाउंट्स में तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। देखो क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व करने पड़ेंगे हमें, अकाउंट्स हो मैथ्स हो, इसमें तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। बस अगर हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं एक चीज़ को, एक काम को बार बार रिपीट करूंगा तो वो चीज़ मेरे लिए क्या हो जाएगी, उसमें उतना ही कम टाइम लगेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यार मेरे दोस्त, हमें पता ही एग्जाम देते तो टाइम बाउंडेशन तो होती है। 11th का दें 12th का दें, आज तक तो हम टाइम बाउंडेशन से करते आए हैं, और कईयों का पेपर मेरे दोस्त पूरा हो जाता है और कईयों का रह जाता है। मेक श्योर प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम आपका छूटे ना सीपीटी में, क्योंकि यहाँ पे एक एक मार्क हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या आता है इसमें। थोड़ा एक आता है हमारा कंसाइनमेंट, एक आता है हमारा जॉइंट वेंचर। ये नए चैप्टर्स हैं, ये आपने नहीं पढ़े होंगे, बट अब हम पढ़ेंगे ना। अब पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है कोई भाई, पढ़ेंगे अब हम। बिल ऑफ एक्सचेंज ये पढ़ा होगा आपने, कोई बात नहीं, आधे से ज़्यादा लोगों को तो समझ नहीं आया होगा। ऐसे पता है मुझे, जब मैं था 11th में तो मेरे को भी समझ नहीं आया था। एंड प्रोमिसरी नोट, हाँ अब आता है मुझे, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे कि तब नहीं आया था तो अभी भी नहीं आता होगा, नहीं अब आता है मुझे, तो ऐसा कुछ मत सोचना।
और ऐसा आता है मेरे को कि मैं आप लोगों के दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक मतलब कि आता है मुझे मुझे मैं बोल रहा था नहीं समझ आया था, मैं जस्ट किडिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इसी का ही पार्ट है स्पेशल वाले का। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। कितने हो गए थे दोस्त चैप्टर्स हमारे, कहाँ गया, 7 हो गए थे। चैप्टर नंबर 8, इट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है जी। पार्टनरशिप अकाउंट्स 3-4 लोगों में, 2 लोगों में पार्टनरशिप हुई, कैसे करेंगे देखते हैं। और ये जो चैप्टर है इसके तो आप लोग क्या है, चैंपियन है, चैंपियन। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स मेरे दोस्त, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, इसको तुम लोग चैंपियन है 12th में पढ़ के आए हैं, है ना। अच्छा कितने लोगों ने छोड़ा था सर, मैंने छोड़ा सबने किया होगा, आई नो। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 9 चैप्टर्स, 9 ग्रुप्स, जिसको हमें पढ़ना है सीपीटी में 60 मार्क्स के लिए। कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, अकाउंटिंग क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये पता होना ज़रूरी है। ऑल तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, बट आपने 11th में इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, समझ के नहीं पढ़ा होगा। हाँ, कईयों ने अच्छे से पढ़ा होगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, जस्ट इसको एक रीड करके छोड़ दिया होगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अकाउंटिंग का मतलब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। एंड आई होप आप लोगों को आज समझ आएगा अकाउंटिंग होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख लेना मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। साथ साथ क्लासिफाइंग एंड summarizing in a significant manner and in terms of money, and in terms of money, transactions and events which are in part of financial character and interpreting the results thereof. Inverted commas. लिख लिया सबने? नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना पहले, लिखने के बाद ध्यान से समझना। अरे सीरियस मत हो यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत आराम से हम पढ़ेंगे। हाँ बट समझना ध्यान से दोस्त, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको ना समझ आए हो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉमा ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, ठीक है। चलिए बेसिकली अकाउंटिंग इज दी आर्ट, आर्ट बोले तो कला, कला कला का प्रदर्शन। अकाउंटिंग का एक आर्ट है, किस चीज की, रिकॉर्डिंग की। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, किस चीज का,
किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्ड करने की आर्ट है जी। आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्ड मतलब कैसे आप एंट्री करोगे, ठीक है ना। एंट्री करते हैं, जगह एंट्रीज करते हैं। राम ने शाम को बेचा, ए ने बी को बेचा, एंट्रीज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना। टैली सॉफ्टवेयर में टैली सॉफ्टवेयर होता है हमारा अकाउंटिंग का, जो मतलब सॉफ्टवेयर तो काफी सारे होते हैं, बट एक टैली सॉफ्टवेयर होता है जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल में टैली सॉफ्टवेयर दिया। टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी है, ठक 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 ठक, रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रिकॉर्ड होता है मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग हो गया आपको छांटना, ठीक है ना। क्लासिफाई करना, ये इस साइड में जाएगी, ये इसके अंडर जाएगी, ये इसके अंडर जाएगी, ठीक है ना। जैसे 3 मैनेजर है कंपनी में, 3 मैनेजर है। एक आपका फाइनेंस मैनेजर हो गया, एक आपका मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे क्या क्या चीजें जाएंगी, इसके नीचे क्या क्या चीजें जाएंगी, इसके नीचे क्या क्या चीजें जाएंगी, इसको क्या बोलेंगे? क्लासीफाइंग बोलेंगे हम, ठीक है ना। क्लासीफाई कर रहा हूं मैं बेसिकली। इस हेड के नीचे, इस फाइनेंस मैनेजर के नीचे ये लोग जाएंगे, इस मार्केटिंग मैनेजर के नीचे इतने लोग ये काम आएंगे, इस प्रोडक्शन मैनेजर के साथ ये काम आएंगे। तो क्या होगा? बेसिकली क्लासीफाई कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसको इस हेड के नीचे, दैट इज क्लासीफाइंग, इसको इस हेड के नीचे, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक कला है। कला है किस चीज की? रिकॉर्डिंग की, ठीक है जी। क्लासीफाई करना, क्लासीफाई मतलब बताया मैंने आपको, छांटना कौन सा किस सेट में जाएगा। एंड समराइजिंग, समराइजिंग मतलब जब आज की डेट में ना अब कोई बंदा ना बहुत सारी डिटेल नहीं मांगता, वो कह रहा है यार शॉर्ट में बता दे क्या है कंक्लूजन, बस बात खत्म, ठीक है ना। शॉर्ट में बता दे क्या कंक्लूजन। तो समराइजिंग क्या होता है? बेसिकली बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, आउटकम्स आते हैं, उसको क्या करना? समराइज करना, बेसिकली छोटा करना, बड़ी चीज को छोटा करना, बट उसका मीनिंग चेंज ना हो, मीनिंग उसका वही रहे जो पहले था। बड़ी चीज को छोटा करना, शॉर्ट में करके प्रेजेंट करना, बट जो मीनिंग उसका पहले था वही शॉर्ट में रहे, मीनिंग चेंज ना हो, दैट इज समराइजिंग। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका कंपनी का जो एमडी है वो साइंस बैकग्राउंड से था, उसे क्या पता डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उसे लेना देना नहीं है इन सबसे। उसे किससे लेना देना है? वो कह रहा है भैया मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, घाटे में जा रही है, फायदे में जा रही है, मुझे तो ये बता दो मेरी कंपनी फायदे में जा रही है, घाटे में जा रही है, मुझे तो इससे मतलब है। अब मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं, अब मैं उसको जाके बोलूंगा, मैं उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, फाइनेंस मैनेजर हूं, सीएफओ हूं, ठीक है। उसको जाकर बोलूंगा सर कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसलिए मैंने ये एंट्री ऐसे करी। वो कहेगा यार मेरे को क्या, मेरा को सर दर्द कर रहा है, मेरे को इससे मतलब नहीं है, तू मेरे को ये बता कि मेरे को कितना फायदा हो रहा है, मेरे को सबसे कोई मतलब नहीं है, तू डेबिट कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तेरे को किस लिए रखा है? तेरे को इसलिए रखा है ताकि तू मेरे को समराइज करके दे रिजल्ट्स को, ठीक है ना। हम जब अब जॉब करेंगे तो हम क्यों कर रहे हैं जॉब? ताकि हम अपनी कंपनी को प्रॉफिट या उसका लॉस बता सकें, ठीक है ना। उसको हम क्या करके बता सकें कि सर समराइज करके बताएं कि साहब हमारी कंपनी में ये फायदे हैं और हमारी कंपनी में इतना इतना नुकसान चल रहा है, इस ट्रांजैक्शन में नुकसान हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में हमें फायदा हो रहा है, ठीक है। तो समराइज क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हर एक बंदा अकाउंट्स को समझ सके। भाई कितने सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ आता अकाउंट्स, तो ऐसे तरीके से बड़ी ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में प्रेजेंट करना और उसका मतलब चेंज ना हो, दैट इज समराइजिंग, ठीक है। और किसने इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल मैनर में, ठीक है। मैंने बताया कंपनी का एमडी अगर साइंस बैकग्राउंड से है, उसे नहीं समझ आएगा डेबिट क्रेडिट, उसे भैया समरी में इंफॉर्मेशन चाहिए, फायदा है नुकसान है। हम ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर हमें पता होता है कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट से पता चल जाता है। ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट से हमें एसेट्स वगैरह लायबिलिटीज वगैरह पता चल जाती है। ऑडिट रिपोर्ट कौन देता है? ऑडिटर देता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ऑडिट रिपोर्ट एक ऑडिटर देता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो बताता है कि कंपनी में ये गलतियां हैं, ये फायदे हैं, ये कंपनी ने गलतियां करी है फाइनेंशियल नेचर की। जो कंपनी का ऑडिट करता है मतलब जो चेकिंग करता है आपके कंपनी के अकाउंट्स की, ठीक है ना, जो आपके कंपनी के अकाउंट्स की चेकिंग करता है, उसके बाद वो एक रिपोर्ट देता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। तो अकाउंटिंग का एक आर्ट है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ये क्लासीफाई करना, समराइज करना, छोटा करना। मतलब आप हिंदी में लिख सकते हो इसको, साथ साथ आप हिंदी में लिखो इसको। समराइज का मतलब क्या हो गया? छोटा करना, बेसिकली इंफॉर्मेशन को, बड़ी इंफॉर्मेशन को समराइज करना, छोटा करना, बट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब इन अ प्रेजेंटेबल मैनर, प्रेजेंट होना चाहिए अच्छे से वो,
प्रेजेंटेबल मैनर, ठीक है जी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब भैया अकाउंटिंग में वही चीजें आती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, रुपया पैसा से रिलेटेड होंगी ना, बस वही चीजें आएंगी। हमें मतलब नहीं है ना यार, हमें तो अकाउंटिंग, हमें तो बताना कितना घाटा है कितना फायदा है, तो हमें किससे मतलब, हमें खाली मनी से मतलब है, कितनी ट्रांजैक्शन में फायदा है कितनी ट्रांजैक्शन में फायदा नहीं है। अब जो ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर की है, मतलब जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, उसको मैं यहां पर नहीं लूंगा अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में खाली वही चीजें आएंगी जो पैसों से रिलेटेड होंगी, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी, जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी, ठीक है। इसलिए बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, ए ने बी को पैसा देना है तो आएगा, ए ने बी से पैसा लेना है तो आएगा। अगर ए ने बी से पैसा लेना है तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा बी भाई तुझसे मैंने पैसा लेना है, तू मेरा क्या है, तू मेरा डेटर है, डेटर है, डेटर है। पढ़ा होगा आपने, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होती है 11th 12th से कंफ्यूजन होती है कि डेटर कौन होते हैं क्रेडिटर कौन होते हैं। आप लोग सोचो आप मेरी जगह हो, आप अपनी जगह ही हो, चलो मेरी जगह नहीं हो, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे हो, ठीक है। आपने किसी से पैसा लेना है, आपने किसी से पैसा लेना है, तो आप ऐसे उसको फोन करोगे, ट्रिंग 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 ट्रिंग, हेलो भाई तुझसे पैसा लेना है, तुझसे पैसा लेना है मतलब आपका फायदा फ्यूचर में, तो क्या आपका डेटर है। किसी से पैसा लेना है और आपका वो फायदा है तो क्या है, वो आपका डेटर है। और अगर आपको किसी को देना है, अब उसका सामने वाला आ गया भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, हाँ दे दूंगा यार दे दूंगा, प्लीज थोड़ा टाइम रुक जा दे दूंगा, तो क्या माना जाएगा, ये आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर आपके सर पे उधारी है, आपको सामने वाले को पैसा देना है तो क्या है, ये क्रेडिटर माना जाएगा, ठीक है ना। आपका क्या माना जाएगा, ये क्रेडिटर माना जाएगा, ठीक है। डेटर कौन, जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर कौन, जिसको पैसा देना है, ये ले जा ले जा जा, तो क्रेडिटर है। दे 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 दे, डेटर है। दे दे डेटर है, ले जा देना है, उधारी है उधारी, तो क्रेडिटर है, ठीक है। होपफुली समझ आया होगा। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो खाली मनी से रिलेटेड होंगी, खाली उसी से रिलेटेड होंगी। और क्या होंगी, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और वो सारे के सारे इवेंट्स, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और वो सारे के सारे इवेंट्स जो मनी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे इन अ प्रेजेंटेबल मैनर, ठीक है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में फर्क होता है। ट्रांजैक्शंस क्या है, जो डेली बेसिस पे होती है। मेरी कंपनी का काम है टेक्सटाइल बनाने का, मेरी कंपनी कपड़ा बनाती है, डेली बेसिस पे कपड़ा खरीदा बेचा जाता है, डेली बेसिस पे कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं, ये डेली बेसिस का काम है मेरा। तो क्या है, मेरी ट्रांजैक्शंस मतलब जो डेली रेगुलर बेसिस पे हो रही है ना, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो ट्रांजैक्शंस बोली जाती है। डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है, बेसिकली ये समझो, डे टू डे जो एक्टिविटीज होंगी ना आपके बिजनेस की, जो रूटीन ऑपरेशन है, वो आपकी ट्रांजैक्शंस होगी। और इवेंट्स क्या, जो कभी कभी होते हैं, जैसे आग लग गई, दैट इज योर इवेंट, उसकी वजह से लॉस हो गया, तो आप उसको क्या करते हो, आप P&L में डेबिट करते हो ना। आपने फाइनल अकाउंट्स किया होगा, आपने क्या किया होगा, आपने ट्रांजैक्शंस, रूटीन ऑपरेशंस, इवेंट्स क्या हो गए जो कभी कभी होते हैं। जैसे मेरा लॉस हो गया, आग लग गई अब तो लॉस हो गया बहुत तगड़ा। P&L में आपने देखा होगा, आप डेबिट करते हो टू लॉस ऑन फायर, करते हो लॉस ऑन फायर, तो क्या वो आपका इवेंट है। जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता वो आपका इवेंट है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है वो आपका क्या है, ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर बोले तो जो ही फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, वो आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर हो गया। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इंटरप्रेट मतलब बेसिकली कम्युनिकेट करना। इंटरप्रेट बोले तो कम्युनिकेट करना, बोलना। कम्युनिकेट आप जरूरी नहीं बोल के करो, आप रिपोर्ट देके भी तो कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन के भी बड़े सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिकेट करना क्या चीज, जो रिजल्ट निकल के आया। अब जैसे एक ट्रांजैक्शन थी, ए ने बी को बेचा, ठीक है। एक ए एंट्री करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, उसको क्लासीफाई करेगा। बी को बेचा किस में जाएगा, बी को बेचा तो सेल्स, और अगर उससे पैसा सेल्स में जाएगा एक एंट्री, ठीक है। उससे पैसा अगर नहीं मिला तो एक कहाँ जाएगा, डेटर्स में जाएगा। तो क्लासीफाई कर दिया,
कहाँ कहाँ जाएगा, सेल्स और डेटर्स में। समराइज करेगा, मालिक को बताएगा साहब हमने ऐसे ऐसे सेल करी है, एक तो नहीं करी होगी ना, लाखों लोगों को सेल करी होगी, तो मालिक को क्या बताएगा साहब हमने टोटल 1 करोड़ की सेल करी है, ये समराइज हो गया। मैंने लाखों लोगों को सेल करी, इंडिविजुअल्स को भी कंपनीज को भी लाखों लोगों को सेल करी, ठीक है। मालिक को ये तो नहीं बताऊंगा साहब मैंने राम को सेल करी, श्याम को सेल करी, ए को सेल करी, बी को सेल करी, सी को सेल करी, एक एक करके तो नहीं बताऊंगा, वो तो माथा पकड़ के बैठ जाएगा, हे भगवान किसको रख लिया भाई, कितने की सेल हुई ये बता मेरे को। मालिक क्या बोलेगा, अकाउंटेंट साहब कितने की सेल हो गई टोटल ये बता दो मेरे को, रिकॉर्ड कराना आपने। मैं क्या बोलूंगा साहब 10 करोड़ की सेल हो गई टोटल, तो ये क्या है समराइज कर दिया मैंने, ठीक है ना, अपनी इंफॉर्मेशन को मैंने समराइज कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका समराइजिंग हो गया इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब प्रेजेंटेबल मैनर, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी से रिलेटेड है, क्या 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 किसको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, और इंटरप्रेट करेंगे उसका रिजल्ट दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग क्या है, वो ट्रांजैक्शंस वो इवेंट्स जो पैसों से रिलेटेड है, वो ट्रांजैक्शंस वो इवेंट्स जो पैसों से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर की है, उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्लासिफाई करूंगा अलग अलग हेड में, समराइज करूंगा और प्रेजेंट करूंगा मैं उसको इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब प्रेजेंटेबल मैनर में, ताकि लोग उसको देख के उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सके, उसको कम्युनिकेट कर सके, उसको समझ सके, ठीक है ना। इंटरप्रेट बेसिकली क्या हो गया कि लोगों को समझाना, इंटरप्रेटिंग क्या हो गया कि लोगों को मैं समझा रहा हूं कि साहब ये इसमें जाएगा, ये इसमें जा रहा है, ये इतना फायदा इतना नुकसान है, ठीक है ना। तो इंटरप्रेटिंग वो हो गया, ठीक है ना, कि आप लोगों को समझा रहे हो, सामने वाले को समझा रहे हो, एमडी को समझा रहे हो, अपने शेयर होल्डर्स को समझा रहे हो, अपने स्टेक होल्डर्स को समझा रहे हो, ठीक है ना। क्या समझा रहे हो कि साहब इतने फायदे इतने नुकसान है, तेरे से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल नेचर की, इसलिए वो रिकॉर्ड हुई है, और उसका ये रिकॉर्ड हुआ है, ये क्लासिफाइंग किया हमने, ऐसे ऐसे हमने उसको शॉर्ट में बताएंगे, उसको हम प्रेजेंटेबल मैनर में बताएंगे उसको हम, ठीक है। क्या चीज होंगी वो ट्रांजेक्शन्स और वो इवेंट्स, वो खाली वो ट्रांजेक्शन्स और वो इवेंट्स जो मनी से रिलेटेड है, खाली उन्हीं को रिकॉर्ड करूंगा, क्लासीफाई करूंगा, समराइज करूंगा और प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, प्रेजेंट करूंगा मैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और ताकि लोग उसको इंटरप्रेट कर सके उसके रिजल्ट्स को, ताकि देखने वाला उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सके, मतलब समझ सके। मैं तो कम्युनिकेट करूंगा ना, तो देखने वाला जो है, देखने वाला उसके रिजल्ट्स को क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट मतलब क्या होगा, ट्रांसलेट कर सके, अपने आप समझ सके उसको। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन इसी रूप में देनी है, इतने ही ऐसे ही रूप में देनी है इन्फॉर्मेशन मेरे को कि सामने वाला उसको इजिली समझ सके, ठीक है ना। जो सामने वाला है जरूरी, जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है सामने वाला फाइनेंस बैकग्राउंड से ही होगा, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होगा। अगर वो एमडी हमारा साइंस बैकग्राउंड से था ना, तो इसलिए वो रिजल्ट्स मेरे को उसको ऐसे देने ताकि वो उसको इंटरप्रेट कर सके इजीली उसको देख के, हाँ भाई ऐसे इजीली उसको देख के समझ सके। बस ये होता है आपका क्या, अकाउंटिंग। तो दिमाग में बिठा लो अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। किसको करना, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन इवेंट्स क्या होते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस, कभी कभी हो रहे हैं वो इवेंट्स, ठीक है ना। और सामने वाले को देना ताकि वो क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, किसको, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सके, समझ सके रिजल्ट्स को इजिली। मैं लिख रहा हूं हिंदी में, समझना, ठीक है। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या हो गया बेसिकली, चलो इसको ना काट देते हैं। कम्युनिकेट तो मैं करूंगा ना, इंटरप्रेटिंग का रिजल्ट दे रहा हूं, बोले तो जिसको मैं रिपोर्ट दे रहा हूं वो इंटरप्रेट कर सके, मैं कम्युनिकेट करूंगा उसको, इस तरीके से कम्युनिकेट करूंगा, इस तरीके से ताकि वो उसको समझ सके बोले तो इंटरप्रेट कर सके। समझना, क्या समझना, रिजल्ट्स को समझना रिजल्ट्स को। मैंने बता दिया साहब ये है, अब सामने वाला इजीली समझ भी तो सके, तभी तो फायदा है इसका फायदा ही क्या, फिर जब सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ये तभी फायदेदार है, तभी हमारे लिए बेनिफिशियल है अकाउंटिंग, जब मैं उसका रिजल्ट इस तरीके से दूं सामने वाले को कि वो इजीली उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सके, समझ सके, ठीक है ना। और
अपनी संतुष्टि कर सके, अपनी सेटिस्फेक्शन कर सके कि हाँ भाई ठीक है सब ठीक है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी अकाउंटिंग क्या होता है ये। ठीक है, एक एक चीज़ को हमने तोड़ के समझा, एक एक वर्ड को हमने तोड़ तोड़ के समझा। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डे टू डे एक्टिविटीज़। और ये जगह नहीं है मेरे पास, इवेंट्स क्या होते हैं जो कभी कभी होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। सो गुड इवनिंग गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और पढ़ना जरूर, इसको रिवाइज जरूर कर लेना जितना कराया। ठीक है ना, कराया ही कुछ नहीं है आज तो, इसको तो आराम से रिवाइज कर सकते हो। और इस डेफिनेशन को ना दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, कल को जाओ किसी को तो आप ऐसे पढ़ाओ, ऐसे चुटकियाँ बजा के आपसे कोई पूछे तो आप बता सको, ये मतलब है भाई डेफिनेशन का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।